हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्त, हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत के प्राकृतिक भूभाग। भारत को कितने क्षेत्रों में दोस्तों बांटा गया है उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम भारत में पर्वत को देखेंगे, पठार को देखेंगे और मैदान को देखेंगे। दोस्तों, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऊपर ऐसा उठा हुआ रहता है दोस्तों, पूरी तरीके से ऐसा उठा हुआ, तो उसको पर्वत बोला जाता है। थोड़ा उठकर दोस्तों थोड़ा फैला हुआ रहता है वो, तो उसको पठार बोला जाता है। और पूरा समतल रहता है, सपाट रहता है, तो उसको मैदान बोला जाता है। तो पर्वत को देखेंगे, पठार को देखेंगे, मैदान को देखेंगे, और जो तटवर्ती मैदान है उनको भी देखेंगे, ठीक है। और बंदरगाह को भी देखेंगे, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। द्वीप, तो जितने प्राकृतिक भूभाग में भारत को बांटा गया है उन सब को हम दोस्तों देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप शुरू से एंड तक दोस्तों इंटरेस्ट के साथ देखिए कि भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। और दोस्तों यहाँ से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को हम क्लियर करेंगे। तो एक ही बार में हम हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपको अगर पर्वत में हम देखें, यहाँ से यहाँ तक आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है हिमालय। आपने सुना होगा और शायद आपको जानकारी भी होगी, लेकिन आज पूरा उसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अगर देखें, ये पूरा इलाका जिसमें नेपाल, हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक या मेघालय, यहाँ तक पूरा आपको देखने को मिलेगा हिमालय। हिमालय के बारे में हम थोड़ा दोस्तों डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, जो हिमालय है वो कैसे बना, तो आपको पता होगा, जो अल्फ्रेड वेगनर है इन्होंने टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए बताया कि महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें। तो भारत की जो थी दोस्तों गोंडवाना लैंड की क्या थी, ये प्लेट उसका हिस्सा थी, तो वहाँ से टूट कर चलने लगी 11 करोड़ वर्ष पूर्व। तो क्या ये अंगारा लैंड से टकरा गई, दोनों एक दूसरे के नीचे चली गई। तो नीचे से जो मलबा फोल्ड हुआ, ये दोस्तों ये प्लेटें और ये प्लेटें ये इसके नीचे चली गई, तो यहाँ का जो मलबा था ऊपर फोल्ड होकर वो कुछ इस तरीके से बन गया। तो दोस्तों जो हिमालय वो 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये हमने हिमालय की उत्पत्ति देखी, अब हम देखेंगे हिमालय। तो आपको पता होगा हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है। जैसे कि एक को बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक। फिर दूसरे को बोला जाता है ग्रेट हिमालय, तीसरे को बोला जाता है मध्य हिमालय, और चौथे को बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। तो इन सब को दोस्तों हम क्लियर करने वाले। आपको याद है, सबसे पहले अगर देखें तो ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरे नंबर पर ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा है, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। ये दोस्तों आपको 4 इसके याद रखने। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति आपको पता हो 11 करोड़ वर्ष पूर्व, ग्रेट हिमालय की 5.5 से 6, और मध्य हिमालय की 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और शिवालिक श्रेणी की 10 लाख वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय दोस्तों, हिमालय पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रांस हिमालय दोस्तों 4 मतलब कि इसकी श्रेणियां बनी हुई ऐसी लंबी लंबी। जैसे कि आपको बताओ तो एक श्रेणी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, ये एक श्रेणी आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये यहाँ तक, ठीक। फिर दूसरी श्रेणी है जो हम जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, वो पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा इस तरह जाता है यहाँ तक, और यहाँ तक पूरा देखने को मिलता है। क्या दोस्तों, ग्रेट हिमालय इतना लंबा, ये पूरा कटा फाटा नहीं है, काम भी यहाँ से शुरू हुआ है और पूरा यहाँ तक गया है। फिर एक देश तो एक और आता है मध्य हिमालय, ये कुछ क्या है दोस्तों, ये श्रेणियों में कटा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है ये। और शिवालिक श्रेणी है दोस्तों, ये शिवालिक श्रेणी बस छोटी है, यहाँ से यहाँ तक ही देहरादून तक, मतलब हरिद्वार तक जाती है जम्मू कश्मीर से। तो ये दोस्तों 4 पार्ट, आपको 4 पार्ट दिख रहे होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक ग्रेट हिमालय, फिर ये ट्रांस हिमालय दोस्तों, ठीक। और दूसरे नंबर पर ग्रेट हिमालय, ये जा रहा है पूरा मेघालय तक आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय जो कटा, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में कटा हुआ है वो, और शिवालिक श्रेणी जो कि यहाँ से शुरू होती है और उत्तराखंड में जाकर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 4 पार्ट, ठीक। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। मतलब हिमालय दोस्तों 4, मतलब कि उसकी श्रेणियां बनी हुई है लंबी लंबी। तो यहाँ से दोस्तों ये नीची है, मतलब कि नीची है, चौड़ी बहुत है ये, और ऊंची कम है, ठीक है। और दोस्तों जितनी ये पूर्व की साइड जाएगी तो ये सिकुड़ जाएगी, मतलब एक हो जाएगी। और क्या होगा, एक होने के साथ यहाँ ऊंची ऊंची घाटियां देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ ऊपर हो जाएगी। यहाँ दोस्तों चौड़ी ज़्यादा है, फैली हुई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल इधर पूर्व की ओर, और जैसे ही ये पश्चिम की ओर,
और जैसे ये पूर्व की ओर जाती है दोस्तों, ये क्या है, पास पास आने लगती है ये तीनों श्रेणियां। ये शिवालिक श्रेणी तो दोस्तों यहीं खत्म हो रही है उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, ये तीनों श्रेणियां पास आती है, यहाँ बिल्कुल पास आ जाती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत दूर दूर है ये, इधर ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, लेकिन जू ये पूर्व में जाती है तो तीनों श्रेणियां पास में आ जाती है, तीनों सिकुड़ने लगती है और बहुत ऊंची ऊंची यहाँ पर हो जाती है। लेकिन इन चारों श्रेणियों में अगर देखें दोस्तों, तो जो ग्रेट हिमालय वो ही सबसे ऊंचा है और काफ़ी कटा फटा नहीं है, शुरू से एंड तक ये पूरा आपको श्रेणी मिलेगी। तो हिमालय 4 श्रेणी में जाता है। 4 श्रेणी में क्या है कि वो फैला हुआ है, मतलब 4 श्रेणी में अलग अलग है उसके। एक ट्रांस हिमालय जो सबसे प्राचीन है, फिर ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंचा है और कहीं भी कटा फटा नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जाता है, ठीक है। मध्य हिमालय कुछ कुछ अलग अलग नाम देगा अलग अलग क्षेत्रों में, और शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक ही जाती है, बहुत मतलब नीची 10 लाख ईसा पूर्व इसका उत्पत्ति मानी जाती है, और मतलब कि ये बहुत यहाँ से यहाँ तक ही है। तो इन सबको दोस्तों इनके अंदर की कुछ चोटियाँ है और कुछ खास बातें उनको भी हम कवर करते हैं। सबको पहले आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये ट्रांस, मतलब कि ये ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर आपको एक मतलब कि ऊंची पर्वत मिलेगी जिसको बोलाता है ऊंची पर्वत, ठीक है, जिसको बोलाता है काराकोरम, ठीक। दोस्तों काराकोरम नहीं, यहाँ जास्कर आएगा। क्या आएगा? काराकोरम तो यहाँ आएगा जास्कर इसकी ऊंची चोटी है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ जास्कर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लद्दाख श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक। यहाँ मतलब कि यहाँ जास्कर श्रेणी आ जाती है, लद्दाख श्रेणी आ जाती है, और यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, शायद लाइट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप समझ जाइए दोस्तों देखने के लिए कि ये यहाँ पर काराकोरम आ जाता है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज बोल सकते हैं। ये किसके ऊपर है? ये तीनों ऊपर है, ट्रांस हिमालय के ऊपर है। ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट है दोस्तों, आप बता दूं मैं। और सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंचा है और पूरा फैला है, तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक श्रेणी। 4 पार्ट में हिमालय कुछ इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान होगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे 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 ये 4 पार्ट है, और चारों श्रेणियां लगातार क्या है कि ये जा रही है इस तरह से लंबी लंबी। तो इधर ये फैला हुआ है काफ़ी और पूर्व की ओर आता है तो ये सिकुड़ने लगता है और काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, चारों को अब डिस्कस करेंगे अब। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय हमको 3 चोटी देखने को मिलेगी। जो इधर देखिए दोस्तों, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी जास्कर या लद्दाख, और इधर यहाँ काराकोरम, ठीक है। और दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है जो हम देखते हैं यहाँ LAC है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक मतलब पहाड़ी है लुम्ब्रा घाटी के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है, जो आपने सुना होगा। तो लुम्ब्रा घाटी के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो 72 मीटर ऊंचा है, और यहीं पर युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं किसको? ट्रांस हिमालय को। आप ध्यान रखें, उससे संबंधित सारी बातें हैं ये। तो यहाँ पर 3 ऊंची श्रेणियां देखने को मिलेगी, और जो K2 गार्वेन मतलब कि जो K2 गार्वेन आस्टिन है वो काराकोरम रेंज के ऊपर ही दोस्तों। ये क्या है? ये ऊंची मतलब कि पहाड़ियाँ, ये पर्वत है, और इनके ऊपर ही दोस्तों अगर देखें तो आपको एक ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। ये तीनों किसके ऊपर है दोस्तों? ट्रांस हिमालय के। हिमालय के 4 पार्ट है, तो हम किसके पार्ट को कवर कर रहे हैं? हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देख रहे हैं। ट्रांस हिमालय की भी ऊंची रेंज है, उसकी देखी जाए तो यहाँ जास्कर आ जाएगी, यहाँ लद्दाख, और यहाँ पर काराकोरम, ठीक है। ये दोस्तों तीनों आती है। तो इन तीनों का हम देखते हैं दोस्तों। जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी आपने देखी होगी K2 गार्वेन आस्टिन दोस्तों अगर देखें तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो। लेकिन दोस्तों वो आती कहाँ है? पाकिस्तान में आती है। आप इतना ध्यान रखें, कहाँ आती है वो? पाकिस्तान में। उसको दोस्तों पूरी तरीके से हम इंडिया में नहीं कह सकते। वो जो POK पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर K2 गार्वेन आस्टिन, इसकी ऊंचाई अगर देखें तो आपको मिलेगी 8611 मीटर ऊंची। 8600 K2 गार्वेन आस्टिन। यहाँ पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, यहाँ जास्कर। और इन दोनों के बीच से दोस्तों कौन जाती है? सिंधु नदी जाती है। तो हम सिंधु नदी में आएंगे दोस्तों तो आपको कवर कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ऊंची चोटी और देखने को मिलेगी, नामचा बारवा भी यहाँ पर आपको चोटी देखने को मिलेगी ऊंची। दोस्तों जो पर्वत होता है वो ऊंचा रहता है, लेकिन चोटी उसमें से सबसे ऊंची चोटी रहती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये पर्वत है,
और यहाँ पर अगर कुछ ऊंची चोटी है कुछ इस तरह से, तो ये पर्वत हो जाएगा और उसकी ऊंची चोटी इसको बोला जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा पर्वत आ गया ट्रांस हिमालय, और इसकी भी ऊंची ऊंची रेंज है। तो यहाँ आ जाएगा आपका जास्कर, यहाँ लद्दाख और यहाँ काराकोरम। तो काराकोरम की भी ऊंची चोटी है, उसको बोला था K2 गार्वेन ऑस्टिन, जो वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर ऊंची। ठीक है। अब दोस्तों ये संबंधित सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। ये दोस्तों अगर देखें तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, किससे? ट्रांस हिमालय से। अब आते हैं ग्रेट हिमालय। ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कहाँ भी कटा फटा नहीं है, इसको हम देखते हैं। ग्रेट हिमालय में आपको याद रखना है कि यहाँ पर उत्तराखंड में आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, नंदा देवी, यहाँ पर आपको नंदा देवी, नंदा कोट ये। लेकिन इसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ग्रेट हिमालय से, यहाँ पर एक ऊंची चोटी आती है जिसको बोला था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता होगी 8,848 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 भी लिखा रहता है। और अभी दोस्तों अभी रिसर्च हुआ है, एक चढ़ने वाले गए थे माउंट एवरेस्ट पर, तो दोस्तों क्या है कि उन्होंने और भी ऊंची चोटी बताई है, वो अभी फिलहाल मेंशन नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि 8,848 या 50 कुछ भी मान सकते हैं, इतनी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। किस मतलब क्या आता है ये? तो ये ग्रेट हिमालय में आता है। ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची। इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो और दोस्तों अगर देखिए इसके आगे यहीं पर कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, इसका कुछ भाग कंचनजंगा की ऊंचाई अगर देखें, सबसे ऊंची चोटियां देख रहे हैं दोस्तों हम, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,596 मीटर ऊंची। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि देखिए वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी तो आएगा माउंट एवरेस्ट, कहां पर है? नेपाल में। ठीक है। ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो फिर आएगा K2 गार्वेन ऑस्टिन, 8,611 मीटर ऊंची। लेकिन ये POK में आ रहा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र उसमें आ रहा है, ये उसमें आ रहा है, मतलब पूर्ण रूप से भारत में नहीं। तो दूसरे नंबर की ये हो जाती है। ऐसा आता है कि पूर्ण रूप से भारत में वहां की सबसे ऊंची चोटी तो फिर आएगा कंचनजंगा, 8,596 मीटर ऊंची है। तीनों आपको बातें क्लियर हो गई होगी। ये आता है ग्रेट हिमालय, सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा यही है, जो तीनों श्रेणियां हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम देखते हैं तो आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय दोस्तों कटा कटा है, तो अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर इसको अगर पीर पंजाल रेंज इसको बोला था, आपने सुना होगा पीर पंजाल, यहाँ इसको धोलावीरा। ठीक। यहाँ पर दोस्तों इसमें ही बहुत सारे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मध्य हिमालय में ही। तो मध्य हिमालय में दोस्तों आपको अगर देखें तो जो शिमला बसा हुआ है दोस्तों, जो शिमला वो मध्य हिमालय पर ही बसा हुआ है। अगर देखें कुल्लू, मनाली है ना, ये सब उत्तराखंड के अगर देखें तो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे। ठीक। इसके बाद में दोस्तों और चले तो इसमें कुछ श्रेणियाँ चोटियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि लाहौर घाटी, यहाँ पर लाहौर घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी ही इस पे देखने को मिलेगी। और मैदान भी यहाँ पर आपको हॉट स्पॉट जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग भी आपको मध्य हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये मध्य हिमालय संबंधित बातें होती है। अब शिवालिक श्रेणी दोस्तों यहाँ से आती है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जाकर खत्म हो जाती है। तो इसमें कुछ इस प्रकार की घाटियाँ होती है, कुछ इस प्रकार की, तो उसको नाम दिया गया, जैसे कि पूर्व की ओर तो दून, तो जैसे देहरादून, और पश्चिम की ओर तो द्वार, जैसे हरिद्वार। तो ये से दोस्तों उत्तराखंड में नाम होते हैं। तो ये मतलब कि हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। कुछ बातें दोस्तों पूरी तरह से डिस्कस हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ दोस्तों जो खास बातें तो ध्यान रखना है, हिमालय के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। मतलब 4 श्रेणियाँ हैं दोस्तों हिमालय की, ऐसी अलग अलग 4 श्रेणियाँ, वो चारों श्रेणियाँ लंबी लंबी जा रही है, लेकिन चारों लंबी नहीं है दोस्तों। जो ट्रांस हिमालय वो दोस्तों कुछ जाकर अरुणाचल प्रदेश तक ही जाता है मुश्किल से। वो जो ग्रेट हिमालय दूसरे नंबर का वो पूरा जाता है, तो खासो, गारो, जयंतिया, नागाल मतलब मेघालय तक ये पूरा जाता है। मध्य हिमालय भी कट कट कर कुछ क्षेत्रों तक जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर में जाकर उत्तराखंड तक खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ये इतना बड़ा हिमालय, तो पूरे को हम हिमालय तो बोलेंगे, लेकिन इस कुछ क्षेत्र में इसको विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से अगर देखें दोस्तों यहाँ तक, इसको अगर मेघालय तक या असम तक,
तो इसको मतलब कि हिमालय हम बोलते हैं। ये 2400 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, 2400 किलोमीटर। लेकिन इसको कुछ बांट दिया गया है 4 भागों में। ये दोस्तों लंबे लंबे 4 तो है, लेकिन इसको यहाँ से काट दिया गया है। यहाँ से अलग नाम से जानते हैं इसको, यहाँ अलग नाम से जानते हैं, यहाँ से अलग नाम से जानते हैं। तो चारों इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। और न्यू 2400 किलोमीटर है, तो चारों को कितनी कितनी लंबाई होती है, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ से जाती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज नदी यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 560 किलोमीटर। कितनी, 560। और इसको क्या नाम दिया गया, तो इसको कश्मीर पंजाब हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कश्मीर पंजाब हिमालय इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये जो सतलज नदी और यहाँ से आपको मिलेगा काली नदी। तो ये बीच में दोस्तों उत्तराखंड आता है, ये वाला क्षेत्र उत्तराखंड। तो मतलब सतलज नदी से काली नदी इसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। इसकी लंबाई आपको 320 किलोमीटर मिलेगी। फिर यहाँ काली नदी से पूरा नेपाल आ रहा है, पूरा यहाँ तक दोस्तों। ठीक है, तो काली नदी से यहाँ तीस्ता नदी आती है, इसको पूरा नेपाल हिमालय बोला जाता है। इसकी लंबाई आपको 800 किलोमीटर मिलेगी। और यहाँ तीस्ता नदी से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक इसको असम हिमालय बोला जाता है दोस्तों। ये पूरा असम स्टेट हुआ करता था, ये तो बाद में बनते, तो इसको असम हिमालय बोला जाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। कश्मीर पंजाब हिमालय की लंबाई आपको 320, कुमाऊं 560 और कुमाऊं हिमालय की 320, नेपाल हिमालय की ऊंचाई आपको 800 किलोमीटर और असम हिमालय की 720 किलोमीटर। कुल मिलाकर 2400 किलोमीटर दोस्तों इसको बांटा गया है। 4 श्रेणियां तो है ये लंबी लंबी, वो चारों तो आपको रखनी है। फिर इसको दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो दोस्तों उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला इस तरह से कंप्लीट होती है, जिसको हम हिमालय बोलते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे चैप्टर में आते हैं। ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसको मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। मैदान जो पूरा सपाट होता है, इसमें 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 4 प्रकार की मिट्टियों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर देखें तो एक भावर क्षेत्र होता है, एक भावर क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र, और एक बांगर और एक खादर। दोस्तों सबसे पहले तराई को हम देखते हैं। तराई क्षेत्र में दोस्तों क्या है, दलदल, जहाँ काली मिट्टी अधिक रहती है तो वहाँ दलदल रहता है, उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। भावर क्षेत्र में रेतीली मिट्टी ज़्यादा रहती है, वहाँ रेत रहता है, मतलब कंकर, बारीक बारीक बजरी, बालू बजरी रहती है, तो उसको मतलब कि भावर क्षेत्र बोला जाता है। बांगर क्षेत्र जहाँ ऊंचा रहता है और काफ़ी दूर रहता है, मतलब ऊंचा रहता है नदी से और काफ़ी दूर रहता है। तो एक बार नदी की बाढ़ आई तो पानी वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन दूर होगा और काफ़ी ऊपर होगा, तो बार बार पानी नहीं पहुँचेगा। तो मिट्टी क्या है वहाँ पर एक तरह की ही रहेगी, तो उसको पुरानी मिट्टी हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र नीचा रहता है और नदी के पास ही रहता है, तो हर बार नदी का पानी वहाँ जाता है और उसमें बाढ़ आती रहती है, तो नई नई मिट्टी आती रहती है। तो खादर क्षेत्र में नई नई मिट्टी आती है। ये दोनों बांगर और खादर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के ही बनते हैं। बांगर में पुरानी मिट्टी और खादर में नई मिट्टी, और तराई दलदल क्षेत्र होता है, और जो ये भावर क्षेत्र होता है दोस्तों, ये आपका वो रेतीला क्षेत्र होता है। ठीक, तो हमने मैदानी क्षेत्र को भी यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसको मैदान बोला जाता है। ठीक है, बीच में अगर चलेंगे तो यहाँ पर जो एमपी वाला क्षेत्र दोस्तों, ये पूरा मध्य प्रदेश दिख रहा है। यहाँ पर 2 पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कुछ इस तरह से पर्वत जाता है, उसको बोला जाता है विंध्याचल। तो विंध्याचल को 3 नाम दोस्तों अलग अलग दिए गए, इसको बोला जाता है विंध्याचल। फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कौन, भांडेर, और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कैमूर। ठीक है, और दोस्तों इसके नीचे एक सतपुड़ा रेंज भी जाती है यहाँ से यहाँ तक, कितनी लंबी, तो सतपुड़ा को भी कुछ नाम दिया गया है, जैसे गुजरात में इसको राजपीपला कहा जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए तो इसको महादेव कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक इसको मेखला कहा जाता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज दोनों आपको याद रखना है। ठीक, अब दोस्तों ये रेंज हो गई। फिर यहाँ पठार भी आ जाता है, मालवा का पठार इतना हो जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बघेलखंड का पठार या नागपुर का पठार। ठीक, इधर आते हैं तो इसको पूरा दक्षिण भारत का पठार कहा जाता है। यहाँ आपको पर्वत देखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पर्वत आ जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये सब पर्वत रहता है। ठीक, इधर भी आपको पर्वत देखने को मिलेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये जो पर्वत है पूरी यहाँ से यहाँ तक घाट है। तो यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में अगर देखें, यहाँ आपको मुंबई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए इन घाटों को काटा गया है बीच में से। तो यहाँ दोस्तों इधर से इधर लोग जाएंगे ना, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंबई देखने को मिलेगा, ये पूरा महाराष्ट्र आ गया। तो और यहाँ पर ठाणे, तो इनकी इतनी सारी सिटियाँ हैं दोस्तों, शहर है, तो इधर के लोग यहाँ कैसे जाएंगे और यहाँ के लोग इधर कैसे आएंगे।
तो यहाँ पर नासिक से मुंबई को जोड़ने के लिए यहाँ पर घाट को काटा गया है, इस घाट को बोला गया है थार घाट, ठीक है। और मुंबई से यहाँ एक और शहर आता है जिसको बोला जाता है पुणे, आपको ध्यान होगा। तो पुणे और मुंबई को जोड़ने के लिए इसको भोर घाट बोला गया, इसको भी काटा गया यहाँ से यहाँ तक रास्ता बनाने के लिए। फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु और कोच्चि को मिलाने के लिए इस घाट को फिर काटा गया है। दोस्तों ये क्या है, घाट यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा पर्वत, ठीक। जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दोस्तों मतलब एक जोड़ है, तो यहाँ पर एक ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर देखा ना नीलगिरी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी दक्षिण भारत में, जिसको बुलाता है डोड़ा बेटा, ठीक। और इसके पीछे एक और आपको मिलेगी, जैसे अगर देखा जाए तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी अन्नाईमुडी। तो अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 2696 किलोमीटर आपको ऊंची मिलेगी, और डोड़ा बेटा की आपको मिलेगी 2637 मीटर। ये अन्नाईमुडी सबसे ऊंची है, और फिर नीलगिरी की डोड़ा बेटा आ जाएगी। और इसको पश्चिमी तट को दोस्तों सह्याद्री भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो वो आपको देखने को मिलेगी कलसुबाई, ठीक है। तो इसको दोस्तों इसको पूर्व और इसको पश्चिम, और दोस्तों ये किनारे किनारे आप देखते हैं समुद्र के किनारे, इसको तट बोला जाता है, ठीक। इसको पूर्वी तट, इसको पश्चिमी तट, ठीक है। तो इसको भी कुछ नाम दिया गया है तट को। यहाँ से पूरा पश्चिम बंगाल और पूरा उड़ीसा आंध्रा वाला क्षेत्र है, इसको उत्तरी सरकार बोला जाता है। तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर इसको कोरोमंडल, और दोस्तों ये केरला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसको मालाबार बोला जाता है। फिर जो ये कर्नाटक और यहाँ तक गोवा तक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको मैंगलोर तट। फिर यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसको कोंकण तट, और पूरा गुजरात वाला यहाँ से यहाँ तक इसको काठियावाड़ का तट। ये दोस्तों तटवर्ती मैदान भी हमने देखे। और ये मरुस्थल आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये गुजरात, ये राजस्थान वाला मरुस्थल जो बंजर भूमि रहती है, तो इसका मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। जैसे थार का मरुस्थल, यहाँ पर अगर देखें लद्दाख जो ठंडा मरुस्थल, ये गर्म है, तो इसको लद्दाख का मरुस्थल कहा जाता है। दो मरुस्थल है हमारे देश में, थार का मरुस्थल राजस्थान में और ठंडा मरुस्थल लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए और कुछ पर्वत आ जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में दंडकर्ण का पर्वत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें महानदी निकलती है, ठीक। यहाँ पर आपको तेलंगाना का पठार देखने को मिलेगा। यहाँ पर द्वीप भी आते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा जो मिनिकाई द्वीप है, मिनिकाई द्वीप में 36 द्वीप है छोटे छोटे, और मिनिकाई द्वीप जो कि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अंडमान निकोबार दोस्तों 7 टापुओं में 7 द्वीपों में बसा हुआ है वो, जैसे कि अगर देखें तो यहाँ उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, यहाँ कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे 7 टापुओं में बसा हुआ है, ठीक। दोस्तों इसको द्वीप भी कहते हैं। तो हमने दोस्तों हिमालय को भी कवर किया, मैदान को भी कवर किया, द्वीपों को भी, मरुस्थल को भी, तटवर्ती इलाकों भी कवर कर लिया, और दोस्तों पर्वत पठार को भी हमने कवर कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों पूरे भारत को प्राकृतिक विभागों में कुछ इस तरह से बांटा गया है, और ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।